हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल नंबर 4 में। दोस्तों, आपके रिवीजन सीरीज में, आपके क्रैश कोर्स में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। टुडे वील रिवाइज दिस चैप्टर और ये हैं वो ब्यूटीफुल नोट्स जो हमने आपके लिए डेवलप करे हैं। हमारी टीम ने आपके लिए ये जो चैप्टर तैयार किया है, इसमें आप जानते हैं कि हर टॉपिक के समरी पॉइंटर्स हैं और उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आधारित एमसीक्यूज हैं। इस रिवीजन वीडियो में मैं चाहता हूं कि एमसीक्यू पर मैं आप सबके साथ एक्सरसाइज ना करूं। आप ये कसरत घर पर खुद करिए, मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़िए, रिवाइज करिए और एमसीक्यू क्योंकि विद आंसर्स हैं, इस पीडीएफ में हैं, उनको आप सेल्फ जरूर करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। आइए, सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। वैसे तो आपको बताऊं कि यहाँ पर मतलब के अलावा सब कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है कि इकोनॉमिक्स और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कह लीजिए, बिजनेस एनवायरनमेंट कह लीजिए, तो उसमें जो एक शब्द है व्यापार और एक शब्द है उसका एनवायरनमेंट, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली इन्फ्लुएंस डालते हैं। बिजनेस अफेक्ट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स बिजनेस। डायनेमिक नेचर आप जानते होंगे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? नो सिचुएशन इन द मार्केट रिमेन सेम, बी इट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, बी इट टेक्नोलॉजी, कभी सोशल प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, इकोनॉमी की स्टेट बदल जाती है। आई मीन एवरी टाइम इट इज चेंजिंग। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी रेवोल्यूशन हुआ, ई कॉमर्स हुआ, हमारे देश के अंदर हुआ, दुनिया में हुआ, सो दैट चेंजेस द एंटायर सिनेरियो। हिंदुस्तान के जीएसटी में ई कॉमर्स का चैप्टर जोड़ना पड़ा अलग से कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। Global reach, because of the internet and low cost communication, the overall market has become one. पेंडेमिक इफेक्ट से नई अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है इंस्टीट्यूट की किताब में तो ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं, बट मैं आपको एक बात बता रहा था कि मेरे अनुसार ये दोनों एक ही चीजें हैं। पेंडेमिक गेव अस न्यू अपॉर्चुनिटीज, पेंडेमिक गेव अस ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोविड टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सेंटर्स, हेल्थ केयर अवेयरनेस, फिटनेस अवेयरनेस, ये सब कुछ पोस्ट कोविड ऑल दिस हैपेंड। सो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिड, द म्यूचुअल काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, अब जैसे इसके एमसीक्यू हैं दैट यू कैन डू योरसेल्फ, ये ग्रीन टिक में आंसर है। अब यहां पर लिखा है कि व्यापार का मतलब क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या है। तो बिजनेस का मीनिंग एज पर योर स्टडी मटेरियल, आइदर प्रोडक्शन or marketing or both of the goods or services. This is done to earn profit. And what do you mean by profit? Profit मतलब total revenue minus total cost. तो ये जो मार्जिन तुमने कमाया, ये मार्जिन क्या है? तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारी एंटरप्रेन्योरशिप, तुम्हारी रिस्क टेकिंग, तुम्हारे व्यापारी होने का इनाम कि तुमने कॉस्ट इनकर करी। पहले पहले तो दिन प्रॉफिट नहीं होता, पहले दिन पैसा लगाया जाता है, तो उसका इनाम रिवॉर्ड रूप में आपको प्रॉफिट प्राप्त हुआ। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स बिजनेस। सपोज आपका टर्नओवर 5,000 करोड़ है, लेकिन आपकी कॉस्ट, टर्नओवर समझते हो आप सेल्स, लेकिन आपकी कॉस्ट 8,000 करोड़ है, कब तक चल पाएगा? इसको अंग्रेजी में बिजनेस टर्म्स में बोलते हैं दोस्तों कैश बर्न। तो इतना ज्यादा कैश बर्न होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? So the efficiency and the success of your business depends on the amount of profit that you can earn, the ability of your business to earn profits. Next we have objectives of business. I am repeating again and again, ये मैं जनरल प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। सीएमए इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स की किताब के मुताबिक मैंने ये पॉइंटर्स बनाए हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि फाउंडेशन का पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता है। तो जब फाउंडेशन का पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता है दोस्तों, तो आपको जब पेपर वो सॉल्व करना होगा तो वो गोले गोले बनाने होंगे, मतलब करेक्ट आंसर पे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीजें बड़ा मैटर करती हैं। वो कल को यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, how many objectives of business are? So there are just two objectives, primary and broad.
ठीक है, तो याद रखेंगे कि एक प्राइमरी एम है, एक ब्रॉड गोल है। प्राइमरी एम क्या है? क्रिएट एंड एक्सपेंड मार्केट। अब कोई बच्चे को 4 ऑप्शन दो, उसमें पहले में लिख लो क्रिएट मार्केट, दूसरे में लिखो एक्सपेंड मार्केट, तीसरे में लिखो प्रॉफिट, और चौथे में लिखो ए एंड बी बोथ। बच्चा पता है प्रॉफिट टिक करके आएगा। भाई कोई भी बालक प्रॉफिट ही तो टिक करके आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई भी बालक प्रॉफिट टिक करके आएगा, लेकिन आप सोचिए सही आंसर प्रॉफिट नहीं है, सही आंसर है क्रिएट एंड एक्सपेंड मार्केट। इसको मैं बोल रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अपने हिसाब से एमसीक्यू करोगे तो लुढ़कोगे। सीएमए फाउंडेशन में भला कोई फेल होने लायक पेपर आता है? तो ये याद रखना भाई, प्राइमरी एम है मार्केट पैदा करना और मार्केट बढ़ाना। जितना बड़ा तुम्हारा मार्केट बनेगा उतना आगे तुम सक्सेसफुल रहोगे। ब्रॉडर गोल है समाज की जरूरतों को सर्व करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, और की ऑब्जेक्टिव्स तुम जानते हो, प्रॉफिट, ग्रोथ, एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन वगैरह वगैरह। नाउ बिजनेस हैज टू काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्वाइट ऑब्वियस। एक प्रकार का एनवायरनमेंट वो है जो थोड़ा कंट्रोलेबल होता है, तुम्हारे अंदर का एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। उसमें तुम्हारे वर्कर्स का मोटिवेशन लेवल, उनका मोराल, तुम्हारे मालिकों की यानी लीडरशिप की फिलॉसफी, तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारे मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कितना है, ऑल दिस अंदर की बातें। व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? सरकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनके टैक्सेशन, जनता का डेमोग्राफी, the kind of relations that we have with the government authorities, all these things, economic, legal, demographic, geographic, regulatory. ये आपने बचपन में भी सुना होगा। सॉर्ट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन मैनेजमेंट थ्योरीज। तुम्हारे फाउंडेशन में ये इको में भी है और तुम्हारे फाउंडेशन में ये मैनेजमेंट में भी तुम्हें मिलेगा। जब तुम एनालाइज करते हो ना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, तो हमेशा प्लस और माइनस के एंगल से करो। तुम सिर्फ ये मत देखो कि क्या क्या अच्छा है, तुम ये भी देखो कि क्या बुरा है। ऑन द अदर साइड, तुम ये मत देखो कि क्या क्या बुरा है, तुम ये भी तो देखो कि क्या क्या अच्छा है। कहीं पर तुम हो और तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम ये भी याद रखो कि यहाँ कुछ खराब चीजें भी हैं। और कहीं तुम्हें बहुत खराब लग रहा है, तो तुम याद करो कि यहाँ कुछ अच्छी चीजें भी हैं। सो एवरी एनवायरमेंटल फैक्टर, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, वुड हैव सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। सो इफ इट इज इंटरनल, हमारे अंदर का एनवायरनमेंट में अच्छा अच्छा जो होगा वो होगा स्ट्रेंथ, और खराब खराब जो होगा वो होगी वीकनेस। बाहर के एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल में, जो जो अच्छा होगा वो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी। जो खराब खराब होगा वो क्या होगा? थ्रेट। क्लियर? तो स्ट्रेंथ इज इंटरनल पॉजिटिव, वीकनेस इज इंटरनल नेगेटिव, अपॉर्चुनिटी इज एक्सटर्नल पॉजिटिव, थ्रेट इज एक्सटर्नल नेगेटिव। दिस एनालिसिस वी डू टू मेक स्ट्रैटेजीज। देखो, फालतू की मोटिवेशन में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सुनी है बहुत स्पीचेस। अपनी वीकनेस पे काम करो, उसको स्ट्रेंथ बनाओ, अपने थ्रेट पे काम करो, उससे लड़ो। देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड रिस्क इग्नोरेंस। व्हाट डज इट मीन? उस मैदान से ही भाग जाओ। हमारा प्रोडक्ट मान लीजिए दक्षिण भारत में बहुत अच्छा बिकता है, टॉप क्लास सेल है साहब, बिल्कुल पैसे ठकाठक भरे पड़े खातों में। जबरदस्ती हम नॉर्थ इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें और फेल हो जाएं और अपने खर्चा को करें। अब कोई महान आदमी हमसे आके कहे तुम समझ सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम जाओ नॉर्थ इंडिया में भी तुम अपना सामान बेचो, तुम कर सकते हो, और हम फूल के मोटिवेट हो जाएं और फिर जाके पैसे लुटा दें, क्या फायदा? यदि हमको लगता है कि वहां खतरा है तो एक वही बचा है। पता आपको ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स, चलो हजारों ना सही सैकड़ों एग्जाम्पल तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जिनका प्रोडक्ट हिंदुस्तान में नहीं चला और साहब कोरिया में चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, और यूरोप के कुछ छोटे देशों में चल रहा है। और आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जो यूरोप में पिट गई, अमेरिका में उनका कोई सिक्का नहीं चला, और भारत में साहब बिल्कुल पैसों में डूबी हुई कंपनियां हैं वो। सो व्हाई टू फाइट विद द एनवायरनमेंट? यू नीड टू मैनेज इट, है ना? थोड़ा आप ध्यान रखें। सो सॉर्ट इज नॉट ऑलवेज फॉर कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड कन्वर्टिंग योर थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। इट्स अबाउट मैनेजिंग वीकनेस। समझे आप? चलो खैर, भाषण लंबा हो जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, एक माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इज समथिंग दैट अफेक्ट्स ओनली योर ऑर्गेनाइजेशन, something that affects only you at firm level, and macro environment is something that affects the entire industry, पूरा का पूरा नेशन, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी इकोनॉमी पर जो असर डालता है वो मैक्रो है। भाई हमारा सप्लायर हमें माल नहीं दे रहा टाइम पे,
क्योंकि हमने उसको पास्ट में पिछले साल पेमेंट लेट करी थी। तो ये हमारा माइक्रो फैक्टर है। वो सप्लायर पता है पूरी दुनिया को माल टाइम पे देता, हम ही से रिश्ता खराब कर रखा है उसने। क्यों? हमारे हमारे पापों की वजह से। सो दैट्स अ माइक्रो फैक्टर। बट अगर हम देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में हम उधार माल बेचते हैं और पैसे नहीं आते, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, तो फिर ये एक मैक्रो फैक्टर हुआ, अनपेड ड्यूज। ठीक है ना? तो माइक्रो में क्या क्या आता है? हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर, हमारे कंपेटिटर। अच्छा, कंपटीशन आपके इंस्टीट्यूट की किताब में 3 प्रकार का दे रखा है, तो ये याद रखना, तुम्हारे उस पर एमसीक्यू बन सकता है। एक है ब्रांड कंपटीशन, यू पैनासोनिक एंड आई एम हिताची, बोथ ऑफ अस मेक एसी, सो दैट्स अ ब्रांड वाला कंपटीशन। व्हाट्स अ जेनेरिक कंपटीशन? जितने भी सिमिलर चीजें हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे एसी का कंपटीशन है कूलर से, है ना? तो वो दोनों ही कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है, सिमिलर टाइप की ठंडक दे सकते हैं, लेकिन उनमें कंपटीशन रहता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन? इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में, जैसे इफ आई स्टार्ट अर्निंग मोर टुडे, तो मैं ऑप्शन ए वाले आइटम्स भी खरीद सकता हूँ, ऑप्शन बी वाले आइटम्स भी खरीद सकता हूँ, जैसे सुपीरियर वर्सेस इन्फीरियर, सुपीरियर वर्सेस नॉर्मल। तो इनमें एक इनडायरेक्ट कंपटीशन है कि वहां बंदे की इनकम बढ़ी, यहाँ इन दोनों में कंपटीशन बढ़ गया। और माइक्रो में और कौन आ सकता है? मार्केटिंग इंटरमीडियरी। जैसे मार्केटिंग में कौन कौन हमारा मदद करते हैं? हमारे सेल्स एजेंट, हमारी एड एजेंसी, हमारा ट्रांसपोर्ट वाला। मार्केट मतलब द एंटायर क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट, द इकोसिस्टम जिसके अंदर हम जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी टीम। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालते हैं। अब मैं आपको मैक्रो दिखाता हूं। अच्छा, मैक्रो पे वो हाईलाइट करना भूल गए होंगे हम। मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या था? ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ हम पर असर नहीं डाल रहे, जो पूरी इकोनॉमी, पूरी इंडस्ट्री पर एज अ होल असर डाल रहे, जैसे हमारी देश का पॉपुलेशन साइज, उसका फीचर्स, हमारे देश की ज्योग्राफी, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारे टैक्सेशन पॉलिसीज, हमारे देश में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो चलती है, हमारे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार की पॉलिसीज, ये सब कॉमन है ना सबके लिए। कोई सरकार ने बजट में बैठ के हमको ही थोड़ी पकड़ रखा था पॉलिसी बनाते वक्त। सो डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल एंड कोविड-19, इट हैपेंड टू एवरीबॉडी, दैट इज नॉट ओनली फॉर अस। ठीक है? नाउ पेस्टल, मैं आपको बताऊं, पहले 1 मिनट थोड़ा सा बैक चलते हैं। इफ यू रिमेंबर, वी हैव डन इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस, रिमेंबर? तुम याद करो, तुमने सॉट सुना अभी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो जो सॉट एनालिसिस है ना, उसमें एस और डब्ल्यू वो इंटरनल है और ओ और टी एक्सटर्नल है। लेकिन पेस्टल नाम का एक एनालिसिस है, एक मॉडल है, एनालिसिस करने का एक तरीका है। पेस्टल एनालिसिस के अंदर जितनी चीजें हम एनालाइज करते हैं वो सारी एक्सटर्नल है। याद रखना दोस्तों, सॉट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, बट पेस्टल इज 100% एक्सटर्नल। व्हाट इज पेस्टल? देखो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। अब इस पर क्वेश्चन तुमने देखा होगा कैसे आता है, पढ़ाई करी होगी ना, तो रिवीजन चल रहा ना। तुमने क्वेश्चन देखा होगा, अरे यार नहीं देखा, कोई बात नहीं, यहां देख लेना। तो क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन रेगुलेशन। तो पॉलिटिकल, इनोवेशन, ऑटोमेशन, R&D, टेक्नोलॉजिकल, वो ये पूछेगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में ये चीजें फॉल करती हैं। तो ये फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये फैक्टर्स के नाम हैं। ठीक है? तो हम स्ट्रैटेजी बनाने में, रिस्क असेसमेंट करने में, पॉलिसी बनाने में पेस्टल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज याद रखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमने चाहे सॉर्ट करा, चाहे पेस्टल करा, कल को तुम इंटरमीडिएट में आओगे तो मैं और एनालिसिस मिलेंगे। हर एनालिसिस डियर किस लिए होता है?
बाजार के सेंटिमेंट को समझने के लिए कि बाजार में क्या चल रहा है, बाजार के सेंटिमेंट को समझने के लिए ये सब कुछ होता है। करेक्ट। चलो अब हम आ गए पेस्टल के बाद, शायद वू काफू है। हाँ, you know what is VUCAFU? There was a term VUCA. It was coined during the Cold War and popularized by the US Army War College. United States में there was a college, there was an army college जिसके अंदर ये शब्द फेमस किया गया, VUCA। ये VUCA क्या होता है? जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे जीवन में चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको एनालाइज करके पहले से प्रिपेयर्ड रहने को बोलते हैं वूका, या आगे बढ़कर वो वूकाफू हो गया। जैसे वो नहीं होता कि कोई चीज, किसी थ्योरी किसी विद्वान ने दी, फिर वो स्ट्रेच करके कुछ और बन गई। चलो आगे की बातें नहीं करते, अभी समरी में ज्यादा बोलना ठीक नहीं। तो इंटर में आओगे ना, तो एक माओ कारो होता था पहले, वो कट के कारो हो गया। तो ऐसे ही है कि पहले वूका था, अब वो काफू हो गया। कि जैसे आप जानते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो आप प्रिपेयर्ड रहो ना। अगर मार्केट इस तरफ गया तो हम क्या करेंगे, मार्केट उस तरफ गया तो हम क्या करेंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। अनसर्टेनिटी, कंप्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी। पहले केवल इन 4 चीजों पर एनालिसिस होता था, अब फियर ऑफ अननोन ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, हमको नहीं पता ना कि कल क्या होगा। अचानक से कोई नई बीमारी आ जाती है, अचानक से कोई नया एनवायरमेंटल डिजास्टर हो जाता है। वी नेवर नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड व्हाट इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड किसे कहते हैं? जिसको हमने पहले कभी सोचा नहीं था। मान लीजिए कोई घटना हमने देखी जो कभी किसी ने जीवन में नहीं देखी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, इट हैज नेवर हैपेंड, नेवर सीन बिफोर, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज अनप्रेसिडेंटेडनेस। तो एज अ बिजनेसमैन you need to be prepared for volatility in the market, the change in demand and supply conditions. You should be prepared for the complex environment which is not easy to understand, आपके लिए मुश्किल है। You should be prepared for ambiguity। अगर आपको किसी मार्केट में एंटर करना है, आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करें। फियर ऑफ अननोन, पता नहीं कल क्या होगा। और अनप्रेसिडेंटेड, इन दोनों में ना आपको एक जैसापन लगेगा, बट फियर ऑफ अननोन सिर्फ इतना है कि जीवन में पता नहीं कब क्या हो, और अनप्रेसिडेंटेडनेस कुछ ऐसा जो कभी नहीं हुआ और अब हमें देखने को मिला। तो अब पता है यहां क्या लिखा है? वॉलेटिलिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। व्हाट कैन वी डू टू मैनेज वॉलेटिलिटी? तो इनको मैनेज करने के लिए ये करना है। अनसर्टेनिटी के लिए गेम थ्योरी, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक्सपर्टाइज, एम्बिग्यूटी के लिए एक्सपेरिमेंटेशन। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज। फियर एंड अनप्रेसिडेंटेडनेस के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सरकार के साथ कोलैबोरेशन। ये अब ये इंस्टीट्यूट की किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वूकाफू का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कोविड-19, जिससे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ी, लोग एक दूसरे से मिले बिना ट्रांजैक्शंस करने लगे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हो गया। सरकार ने नई पॉलिसीज बनाई, जैसे पीएम गति शक्ति, डिजिटल करेंसी, और पेमेंट्स जो हैं वो डिजिटल होने लगी। एनपीसीआई आप जानते हैं ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब ये उसके क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल नंबर 4 आई थिंक इज ओवर। यस, सो दोस्तों बहुत बहुत बधाई आपको। वी हैव नाउ कंप्लीटेड मॉड्यूल नंबर 4 ऑफ सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत आप सबका सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर, मॉड्यूल नंबर 2 में। दोस्तों इस मॉड्यूल नंबर 2 में हम मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली मार्केट के चैप्टर में 3 बड़ी चीजें होती हैं। पहला, मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी उसका बेसिक मीनिंग, फीचर्स, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स के मीनिंग, उनमें होने वाला प्राइस डिटर्मिनेशन, कभी कभी उसको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, एंड द थर्ड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इक्विलिब्रियम। तो 3 सेगमेंट्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइनिंग करी गई है। आप सबके लिए हमने ये चैप्टर के नोट्स डेवलप किए हैं, और आप जानते हैं कि हर पर्टिकुलर टॉपिक के बाद इसमें एमसीक्यूज भी हैं।
और ये वही नोट्स हैं जो मेन बैच में भी यूज हुए होंगे, ठीक है। वहां थोड़ा एक्सटेंसिव हमने स्टडी करी है और यहाँ हम रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स के माध्यम से अपने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए, स्वागत आप सबका एक बार फिर। तो सबसे पहले तो हमारे पास है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग अलग प्रकार की हैं, एक एक करके सभी प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पर नजर मार लेते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि बहुत ऑनेस्ट तरीके से हमने जो कॉस्टिंग हमारी लगी किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, वो एक कागज पे लिखी, हमने सेट कर रखा है कि हम 20% मार्जिन पर काम करेंगे। जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई उसमें हमने 20% मार्जिन ऐड करा और हमने बायर को, परचेजर को, रिसीवर को बता दिया भाई इतने पैसे बने। दैट्स कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग क्या होती है कि जहां पर वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल हम निकालते हैं और हम ये देखते हैं कि हम वो कीमत चार्ज करें जिसमें हमारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्ब हो जाएं। कभी कॉस्टिंग की तरफ आप आगे बढ़ेंगे इंटरमीडिएट में तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए दीज आर एक्सपेंसेस, राइट। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो सपोज करिए अ कस्टमर केम टू अस और उसने हमको बोला कि मुझे 125 यूनिट इस प्रोडक्ट की चाहिए, कितने रुपए की यूनिट लगाओगे? हमने कहा भाई 10 रुपए एक यूनिट के लेंगे तुमसे, 1250 रुपए का बिल बना। वो कह रहा अच्छा अगर 150 यूनिट बनवाऊं तो? हम कह रहे भाई तब तुमसे 10 की जगह 9 ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये कॉस्ट कैसे कम हो गई, प्राइस कैसे कम हो गया? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 25 यूनिट ज्यादा बना लेंगे तो भी हमारी मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तो एक साथ बन जाएगा लॉट का लॉट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है हम ये कैलकुलेट करें कि अगर हम एक यूनिट अधिक बनाते हैं तो कितना पैसा लगता है। तो इसलिए इसमें हम बल्क ऑर्डर्स की क्वांटिटी और प्राइसिंग फिक्स कर पाते हैं। व्हाट इज अ लिमिट प्राइसिंग? लिमिट प्राइसिंग होता है कि जो जैसे मोनोपोली वाले लोग हैं वो बहुत कम प्राइस कर लेते हैं, भले ही उनको लॉस हो लेकिन वो इतना कम कर लेते हैं कि कोई दूसरा उसमें एंटर करने की वैसे भी हिम्मत नहीं करता। What is penetration pricing? Very low pricing to take entry in the market, to ensure depth of the market, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक आ जाएं। What is price discrimination? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप समझते होंगे, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। जैसे अगर क्रिकेट मैच है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टिकट का डिस्काउंट कर दिया जाए और अलग अलग वैरायटी ऑफ सीट के हिसाब से अलग अलग पैसे लिए जाएं। कॉमर्शियल बिजली अलग रेट की है, डोमेस्टिक बिजली अलग रेट की है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप आजकल बहुत फेमस है, 200 रुपए का टी शर्ट की जगह वो लिखते हैं 199, तो हमको 100 समथिंग की फील आती है। 100 कुछ रुपए जाकर टी शर्ट मिल गई, जबकि 200 रुपए भी उतने ही थे, 1 रुपए वैसे भी वो शायद वापस नहीं करते, वो तो चलो ऑनलाइन पेमेंट होने लगी अच्छी बात है, बट 100 की जगह 99.99। Then we have dynamic pricing. It keeps on changing. If you check out airlines, hotels, ये ओला उबर कैब एग्रीगेटर, ये इनका प्राइस बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। इसको आपने सुना होगा, इसको सर्ज प्राइसिंग कहते हैं। समय समय पर प्राइसिंग इनकी बदलती रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर आया डायनेमिक प्राइसिंग के बाद प्राइस लीडरशिप। व्हाट इज दिस? प्राइस लीडरशिप इज ओलिगोपोली। आपको वैसे शायद पता होगा, वैसे इसमें तो आगे आएगा। Oligopolies, where are few sellers, 2 to 10 ideally. In the oligopoly, there's always one market leader जिसका dominant position होता है. He sets a price और बाकी सब उसको follow करते हैं, तो उसको price leadership बोलते हैं. What is target price? भाई जो entrepreneur है उसने set कर लिया मेरे को इतना profit चाहिए, फिर वो रिवर्स कैलकुलेशन करता है इतना तो मेरा प्रॉफिट हो गया, अब भाई जोड़ो जरा कॉस्ट कितनी लग रही है इसमें, तो उसके हिसाब से टारगेट प्राइस फिक्स करते हैं। इस पर भी आप जब सीएमए के फाइनल में पहुंचेंगे आप तो पूरा चैप्टर आएगा भाई साहब मोटा टारगेट प्राइसिंग का। देन वी हैव हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग इज आप क्या करते हो, कंपेटिटर से ज्यादा प्राइस रखते हो टू शो दैट यू आर यूनिक, यू आर क्लासी एंड यू आर नॉट फॉर एवरीवन, यू आर एलीट, बट यू डिक्रीज डाउन द प्राइस बिकॉज ऑफ ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स और अलग अलग सेल निकाल के आप पैसे कम कर देते हो, सो यू रिमेन एलीट बट स्टिल यू रिमेन अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये हमारे 11 प्रकार का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। उसका बाद दूसरा टॉपिक अब शुरू करते हैं, मार्केट। ये एमसीक्यू सर आप कर लीजिएगा। नाउ वी हैव मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। सबसे पहले व्हाट इज मार्केट? दोस्तों बाजार एक मीडियम है जहां पर
बायर एंड सेलर का इंटरेक्शन हो सकता है फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बाजार ऑनलाइन होगा तो वहां पे भी इंटरैक्शन चाहिए, फिजिकल होगा तो वहां पर भी इंटरैक्शन चाहिए। सो मार्केट इज अ मीडियम, मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर खरीदार और विक्रेता एक जगह इंटरैक्ट कर पाते हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट? इट्स अ मीडियम थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आकर। ठीक है, बायर और सेलर का इंटरैक्शन का वजह से। मार्केट का क्लासिफिकेशन अबारा इंस्टीट्यूट का किताब में 3 प्रकार से दिया हुआ है। तो आप रेडी रहिएगा कि आपके एमसीक्यू भी उस प्रकार से ही बनकर आपके सामने आएंगे। आपके एमसीक्यू किस प्रकार से बनकर आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मार्केट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट, ऐसे हमारा बनकर आएगा। तो लोकेलिटी के हिसाब से सोचें तो लोकल मार्केट, द नियर बाय वेजिटेबल स्टोर, द नियर बाय किराना स्टोर। नेशनल मार्केट, द काइंड ऑफ फूड आर्टिकल, फूड ग्रेन्स, ये सब कुछ जो पूरे देश में ट्रांसपोर्ट होता है। कश्मीर के सेब कन्याकुमारी में बिक सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट जो बुलियन है, जो गोल्ड सिल्वर है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप जानते हो। टाइम के हिसाब से देयर इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, देयर इज अ शॉर्ट पीरियड एंड देयर इज अ लॉन्ग पीरियड। आपके एग्जाम के हिसाब से मैं बताऊं कि इसके इंस्टीट्यूट की किताब ने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन भी मत याद करिए। आप बस ये याद करिए, वेरी शॉर्ट पीरियड में यू डोंट गेट टाइम टू एडजस्ट सप्लाई, जो रखा है वही बिकेगा। शॉर्ट पीरियड में यू गेट लिमिटेड टाइम टू एडजस्ट सप्लाई। क्या होता है ना, कभी कभी डिमांड ज्यादा होती है लेकिन हम उतनी सप्लाई फुलफिल नहीं कर पाते, सो वी गेट टाइम, हम समय ले लेते हैं। व्हाट इज अ लॉन्ग पीरियड मार्केट? जहां पर हमें सफिशिएंट समय मिल जाता है सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए। देखो, डिमांड को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, डिमांड तो जितनी ग्राहक से आनी है आनी है। यार आप फैक्ट्री चलाते हो, चाहे आप दुकानदार हो, आप यू कांट कंट्रोल डिमांड। मेरे को बोलना चाहिए यू शुड नॉट कंट्रोल डिमांड, है ना। द डिमांड शुड फ्लोरिश टू मच इफ पॉसिबल। वो तो डिमांड तो भर भर के समुद्र की लहरों की तरह ऊंची रहनी चाहिए। हम सप्लाई को एडजस्ट करें उसके हिसाब से। तो जब आपको कोई समय नहीं मिलता, इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड। कुछ समय मिलता है शॉर्ट पीरियड, पर्याप्त समय मिलता है इट्स लॉन्ग पीरियड। कंपटीशन के हिसाब से जो 2 मार्केट होते हैं वो दुनिया में मशहूर हैं। एक पीसी परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई टाइप वाइप नहीं है। इकोनॉमिक्स में होते होंगे, हमारे सीएम फाउंडेशन में नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन के फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के फर्दर क्लासिफिकेशन है। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो बेसिक मीनिंग है दोस्तों, वो 2 फीचर्स पर आधारित है। पहला कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। यहां लिखा नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है लोगों को मार्केट के डिमांड सप्लाई के बारे में। एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में उतने सेलर नहीं होते, कंपैरेटिवली कम होते हैं। एक जैसे प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि सबके होते हो, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी होता है। और मार्केट की कंप्लीट नॉलेज हो सकता है हो सकता है ना हो। तो परफेक्ट कंपटीशन इज समथिंग जहां पर सारी चीजें अजम्पशंस फॉलो हो पाती हैं, और अगर वो अजम्पशन टूटेंगी तो फिर वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। अब जरा देखिए कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अल्फ्रेड मार्शल ने परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन दी है। आप फीचर्स पर ध्यान दीजिए। बायर सेलर बहुत होते हैं, प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, इट्स अलाउड टू एंटर द मार्केट एंड इट्स अलाउड टू लीव द मार्केट एनी टाइम। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो आसानी से एक व्यापारी से दूसरा व्यापारी पे शिफ्ट हो सकते हैं। 5वां पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में क्या माना जाता है दोस्तों, कि प्राइसिंग सभी व्यापारियों के सेम है। कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बिक रहा है, तो एवरी कैलकुलेटर डीलर विल सेल इट एट द सेम प्राइस। तो ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको एज्यूम करनी पड़ती है कि नहीं है। आप इमेजिन करो ना दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी में मान लो कैलकुलेटर की फैक्ट्री है, तो रेवाड़ी में कैलकुलेटर यार थोड़ा सा सस्ता बिक सकता है क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन ओवरहेड एडेड नहीं है। लेकिन ये रेवाड़ी का कैलकुलेटर आप सोचिए, गुजरात के सूरत में जाकर जब बिकेगा
तो वहां ट्रांसपोर्ट का मार्जिन ऐड नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट नहीं ऐड होगा। तो अब आप बोलोगे परफेक्ट कंपटीशन में तो सारा सेलर सेम प्राइस पर बेचता है, तो कैसे पॉसिबल है? सारा सेलर सेम प्राइस पर तो तभी बेच पाएगा ना जब ये मान के चलोगे कि हर प्रोडक्ट हर जगह उपलब्ध है, कहीं पर कोई ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट ही नहीं है। अनरियलिस्टिक है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मानना पड़ेगा आपको। और पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप, रिसर्च का समय भी नहीं है। परफेक्ट नॉलेज, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। परफेक्ट नॉलेज होता है एवरी पर्सन इन द मार्केट, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, उसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, परफेक्ट मार्केट का वो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज वेरी सिंपल। परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम समझना बहुत आसान है, हालांकि मैं ज्यादा चर्चा ग्राफ पे करना नहीं चाहता। मार्जिनल कॉस्ट when it is equal to marginal revenue, that gives you an equilibrium. See, a firm is an equilibrium when it has no tendency to change its level of output, right? Marginal cost equals to marginal revenue, that is one condition for firm's equilibrium. Second, marginal cost curve cuts marginal revenue curve from below, giving you a position of profit. This is the equilibrium diagram. हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए, इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं, शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा यहां कहीं। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में यू कैन हैव प्रॉफिट। याद रखना मेरी लाइनों को, चित्र को तो आप घर पे भी पढ़ लोगे, इधर बातें सुनो भाई की। शॉर्ट रन कैन हैव प्रॉफिट, short run can have losses, right? Short run can have abnormal profits, but in the long run you get only normal profits. तो कृपया ये ध्यान रखें कि लॉन्ग रन में केवल और केवल आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब शॉर्ट रन का वैसे थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ, लेकिन आप बस ग्राफ को उतना ही देखना, क्योंकि ग्राफ ना पेपर में बनाना नहीं है, बट क्या होता है कि कभी कभी ग्राफ आप इमेजिन करते हो तो आंसर जल्दी समझ आ जाता है। अब आप इस डायग्राम पे देखोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू वाली जो लाइन है वो ऊपर है और उसके नीचे कॉस्ट पॉइंट्स हैं। तो दिस PQRS ग्रे एरिया इज अ प्रॉफिट, एंड इफ यू सी हियर मार्जिनल रेवेन्यू की जो लाइन है उसके ऊपर कॉस्ट पॉइंट्स हैं, तो दिस PQRS is giving you losses. ठीक है, in the long run we don't have abnormal profits but we have profits, we have normal profits. तो normal profits में भी the revenue line should be at a point जहां पर वो cost से ज्यादा हो। यहां पर revenue points के cost points जो हैं वो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, but not always। तो ये ग्राफ से ज्यादा अच्छा आप ये याद करो केवल, जिस पर एमसीक्यू बन सकता है कि इन द शॉर्ट रन वी कैन हैव एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, वी कैन इवन हैव लॉसेस, यानी कि हम एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। इन द लॉन्ग रन वी हैव ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये आप कृपया याद रखें। नाउ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डन। इन द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पहले तो आप डेफिनेशन याद रखो। इम्परफेक्ट कब बोलेंगे? जब आपने परफेक्ट पढ़ा था तो उसकी कंडीशंस पढ़ी थी, फ्री एंट्री एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, एक जैसे प्रोडक्ट, ये सब कुछ। उन फीचर्स में से दोस्तों अगर एक भी फीचर ऐसा रहा जो नहीं मीट हो पा रहा, उनमें से अगर एक भी फीचर ऐसा रहा जो फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो फिर हम उसको इम्परफेक्ट बोल देंगे। अब सोचो, कभी ये वाला फीचर फुलफिल नहीं होगा, कभी वो वाला फीचर नहीं फुलफिल होगा, तो इम्परफेक्ट के कई प्रकार हैं। उसमें मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली की एक छोटी बहन है ड्यूओपोली, और एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो, फॉर्म इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहला है मोनोपोली। आपने सुना होगा एक ही सेलर होता है इसमें, ही परफॉर्म्स द एंटायर सप्लाई, कोई दूसरा विकल्प क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं उसका। अब क्योंकि वो अकेला सप्लाई मैनेज करता है, that means there are barriers for entry, other people can't enter। और इंपॉर्टेंट शब्द एमसीक्यू के लिए है प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। जो परफेक्ट कंपटीशन तुमने अभी पढ़ा ना, उसमें हम और आप प्राइस फिक्स नहीं करते,
डिमांड सप्लाई की मैचिंग प्राइस फिक्स करती है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरी व्यापारी इज प्राइस टेकर, बट इन द मोनोपोली द व्यापारी इज प्राइस मेकर। मोनोपोली में हम प्राइस तय करता है, इन द परफेक्ट कंपटीशन हम प्राइस मजबूरन में तय नहीं कर सकता, जो बाजार में चल रहा होता है उसी में अपन को बेचना पड़ता है, राइट। उदाहरण के लिए रेलवे एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन सम कंट्रीज, you do not have a choice of choosing which company will give you electricity। कोई ये नहीं पूछता आपसे कौन सा कंपनी की ट्रेन से आई, द ट्रेन इज अ ट्रेन ओनली। आप ट्रेन का नाम बता सकते हैं, लेकिन ट्रेन की जो कंपनी भारत में चल रही है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। मोनोपोली के बाद ड्यूओपोली की जगह पहले एक मिनट ओलिगोपोली सुन लीजिए। यहां पर कम सेलर्स होते हैं, कम का अंदाजा माना जाता है, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं 2 to 10। इनके प्रोडक्ट एक जैसे भी हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, सबका गाड़ियां का लगभग सेगमेंटेशन सेम है, बट डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है। आप ऑटोमोबाइल कंपनीज पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर लो प्राइस में 7 सीटर कार किसी कंपनी का आया तो दूसरा कंपनीज भी लॉन्च करेगा ही करेगा, नाउ और लेटर। नॉन प्राइस कंपटीशन इज कॉमन। प्राइस सेगमेंट सारा कंपनियों का लगभग सेम रहता है, बट दे फोकस ऑन अदर एडवर्टाइजमेंट्स। प्राइस वॉर नहीं करते ओलिगोपोली वाले, ठीक है। अब सोचो, ओलिगोपोली में मैंने तुमको क्या बताया, 2 से 10 तक लगभग व्यापारी होते हैं। तो अगर सिर्फ 2 हो तो उस वाली ओलिगोपोली को ओलिगोपोली के साथ साथ कुछ और भी कह सकते हैं, उसको बोलते हैं डुओपोली। देखो, डुओपोली, ओनली 2 sellers, and when there are just 2 sellers they can even collaborate with each other। वो तेरा ये मेरा, right? One forms action directly influence the other। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, लिखा है बोइंग और एयरबस, ये दोनों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इनके अलावा कोई आपको जनरली मिलेगा नहीं, मतलब होंगे और कोई बात नहीं। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स ज्यादा हैं, उतने ज्यादा नहीं है जितने परफेक्ट कंपटीशन में, बट ज्यादा है। ओलिगोपोली से ज्यादा है, 10 से तो ज्यादा है। अब ये जो ज्यादा है, इनका प्रोडक्ट कैसा है? डिफरेंशिएटेड। सभी रेस्टोरेंट में एक जैसा खाना हो सकता है मिले, आई मीन द मेन्यू मे बी द सेम, but the taste is different, the presentation is different, the kind of hospitality that you get is different। ठीक है, free entry है, free exit है, you have control over your prices but not much, थोड़ा सा range you need to maintain। restaurant, clothing brands, ठीक है। तो ये इनका मीनिंग था बेसिक। अब पता क्या होगा, आपको अलग अलग मिलेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अलग आएगा, मोनोपोली अलग आएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग आएगा। नाउ मोनोपोली इन डिटेल। अब मोनोपोली थोड़ा गहराई में आया। मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है, आप जानते हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, बैरियर्स टू एंट्री इसलिए होते हैं ना, क्योंकि आप सोचो अगर वो अकेला है तो वो क्यों है। उदाहरण याद है आपको, रेलवेज, अगर रेलवे अकेला है तो वहां क्यों अकेला है? शायद सरकार की रेगुलेशंस की वजह से, शायद इस वजह से कि उसमें पैसा बहुत लगेगा, शायद इस वजह से कि रेस्ट्रिक्शंस। अगला फीचर देखते हैं, फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री लिखा है यहाँ पे। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि मोनोपोली में जब इकलौती फर्म है तो वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है भाई। व्यापार और व्यापारी एक ही तो है ना उस फील्ड के अंदर, तो हम ही पूरा का पूरा इंडस्ट्री है और हम ही अकेली यूनिट है, हम में ही सब हैं। प्राइस मेकर, तो आपको याद होगा प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, अभी अभी हमने समझा था कि परफेक्ट कंपटीशन में सभी व्यापारी प्राइस को डिटरमाइन डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के माध्यम से करवाते हैं। दे डू नॉट इंटरवीन इन दैट, सो दे आर प्राइस टेकर्स। इन द मोनोपोली प्राइस इज डिसाइडेड बाय द व्यापारी हिमसेल्फ, सो ही इज द प्राइस मेकर नॉट द टेकर। ठीक है, अगला जो वही ग्राफ वाला पॉइंट है, AR एंड MR स्लोप्स डाउनवर्ड। जैसे क्या होता है, आपको ज्यादा बेचना है तो आपको ना प्राइसिंग नीचे करनी ही पड़ती है। इवन इन मोनोपोली, इवन व्हेन यू आर अलोन, इवन व्हेन यू आर अ सिंगल सेलर, आदमी का परचेजिंग पावर का हिसाब से ही तो खरीदेगा। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल, ऑफ कोर्स। व्हेन यू आर मोनोपोलिस्ट यू कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। रेलवे चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल तो है ही, वो तो
उसमें कोई नई बात तो नहीं है, ठीक है। सो द मोनोपोलिस्ट एम्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय चूजिंग ऑप्टिमल प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन, जहां एम आर इक्वल्स टू एम सी। मोनोपोली के बाद अब देखते हैं हमारा डिओपोली या ओलिगोपोली। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो तुम गलती मत करना, वो ये कि डिओपोली एक अपने आप में मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं होता है दोस्तों। डिओपोली इज अ सब कैटेगरी ऑफ ओलिगोपोली इटसेल्फ। डिओपोली ओलिगोपोली का ही प्रकार है, इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ओलिगोपोली, अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली, जहां दो सेलर, एग्जैक्टली टू प्रोड्यूसर्स आर देयर और सेलर्स इन द मार्केट। दूसरी बात जो यहां लिखी है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जब दो ही होंगे, दे कैन इवन कोलैबोरेट विद ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, they can make together strategies, they can create a combined strategy to cater to the market, क्योंकि दोनों दो ही तो हैं, दोनों को आराम से ग्राहक मिल जाएंगे, दोनों में से किसी का ऐसा नहीं है कि तुम मेरा मार्केट खा जाएगा मैं तेरा मार्केट। अच्छा, ये जो अलग अलग मॉडल हैं, कार्नट, बर्ट्रैंड, स्टेकलबर्ग आगे हैं, ठीक है। ओलिगोपोली में आप जानते हैं कम सेलर्स होते हैं, लगभग 2 से 10, हालांकि इंस्टीट्यूट की किताब में स्पेसिफिकली 2 से 10 का नहीं है, मैं अपने पढ़े हुए ज़माने की बात बता रहा हूँ। हम अर्थशास्त्र में यही पढ़ते हैं कि 2 से लेकर 10 तक लगभग ओलिगोपोली में सेलर होते हैं। वो सामान सेम भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। मतलब डिफरेंशिएटेड से ये मतलब है कि जो मेन चीज़ है वो तो सेम है, बट कुछ ना कुछ फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो कम फॉर्म्स होती हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि सामान तो भाई एक जैसा है, लगभग लगभग एक जैसा है। प्राइस वॉर हम करते नहीं, ये लोग मिलजुल कर काम करते हैं, अक्सर एक कार्टल सी बना लेते हैं। सो व्हाट दे डू एडवर्टाइजिंग, हेवीली एडवर्टाइजिंग, हेवी प्रमोशंस, अनसर्टेनिटी, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी पे एमसीक्यू भी है शायद स्टडी मैट में, कि प्राइस स्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि ये लोग आपस में एक कार्टल बना लेते हैं। ओलिगोपोली वाले लोग आपस में मिलकर प्राइस फिक्स कर देते हैं कि भाई इस रेंज में रखेंगे हम प्राइस। तो जब इस रेंज में रखेंगे तो प्राइस एक प्रकार से फिक्स ही समझ लो आप, थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में ना दोस्तों, ये मॉडल में चाहता था कि थोड़ा इनके ना कीवर्ड याद कर लो आप। एग्जाम में इनके कीवर्ड से तुम एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। पहला मॉडल है कार्नट मॉडल, वो कहता है कि कंपेटिटर का आउटपुट फिक्स है। मतलब जैसे 2 से 10 व्यापारी हैं, हम उनमें से एक हैं, हमने देखा कि हमारा इमीडिएट कंपेटिटर एक्स लिमिटेड है, और हम समझ गए कि एक्स लिमिटेड इससे ज़्यादा आउटपुट तो बनाती नहीं, इससे कम नहीं बनाती, वो तो इतना ही बनाती है, उसके हिसाब से हम अपना व्यापार सेट कर लेंगे। दूसरा है बर्ट्रैंड मॉडल, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर प्राइस पर कंपटीशन करते हैं, प्राइस पर वॉर करने की कोशिश करते हैं। स्टेकलबर्ग मॉडल क्या कहता है कि एक फर्म लीडर बन जाती है और बाकी लोग फॉलोअर बन जाते हैं। एजवर्थ मॉडल क्या कहता है कि जो फर्म है वो करंट प्राइसिंग ही मेंटेन करेंगी और कभी प्राइसिंग में चेंजेस नहीं करेंगी। कोल्यूसिव में कार्टल शब्द कीवर्ड है कि सभी ओलिगोपोली के जो प्लेयर हैं वो ओपेक की तरह एक और वो बना लेते हैं एसोसिएशन। ये आप जानते हैं ना, ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो दिस इज द डिफरेंट डिटर्मिनेशन मॉडल जिसके हिसाब से हम प्राइस और आउटपुट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एमसीक्यू के लिए कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो इस बंदे का नाम याद रखना है आपको, चैम्बरलिन, जिसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। दूसरी बात कि ये वो है कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, इट हैज द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एज वेल एज परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर मोनोपोली के भी फीचर्स हैं और परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इंस्टीट्यूट ने कई बार एग्जाम्पल्स के आधार पर भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछे हैं। वो आपको ये बताएगा कि सोप या कॉस्मेटिक किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और नीचे चारों के नाम दे देगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। So the answer is monopolistic competition. You all know that if we talk about cosmetic, there are so many companies, but every company says our product has this unique feature, right? And for that feature, there is a monopoly involved. कि भाई ये feature तो हमारे ही हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स तो लगभग लगभग हम जानते हैं, प्रोड्यूसर बहुत हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। प्रोडक्ट एक जैसे नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें यूनिकनेस होती है जिसकी वजह से लोग अपनी ब्रांड पे स्टिक हो जाते हैं कि अपने को तो यही कंज्यूम करना है। एंट्री एग्जिट फ्री है, सेलिंग कॉस्ट हैवी है, मार्केट में कंज्यूमर को सारी नॉलेज नहीं है, राइट। और क्योंकि सबके फीचर्स कुछ ना कुछ यूनिक हैं, इसलिए दे पीपल यानी सेलर्स आर एबल टू डिटरमाइन देयर ओन प्राइसेस। भाई किसी का सोप, किसी के कपड़े, किसी ब्रांड के, किसी के कॉस्मेटिक बहुत महंगे हैं, किसी के स्टैंडर्ड है, किसी के बहुत कम है, तो अपने यूनिकनेस की वजह से दे पीपल आर कॉल्ड प्राइस मेकर्स। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन दोस्तों बिल्कुल लगभग लगभग वैसा ही है जैसा आपने ऊपर पढ़ा था। हाँ, ये डिमांड कर्व आप याद कर लीजिए, मेरे हिसाब से दे आर इंपॉर्टेंट। इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। एक है परसीव्ड डिमांड कर्व, यानी कि ये जो व्यापारी हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले, उनको ये लगता है कि जो राइवल हैं वो अपने प्राइसेस चेंज नहीं करेंगे। यानी हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो बहुत सारे सेलर्स हैं, हम उनमें से एक हैं, और हमें लगता है कि राइवल्स यानी जो अदर कंपेटिटर्स हैं, दे आर नॉट चेंजिंग देयर प्राइसेस। उस सिनेरियो में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी? दैट्स परसीव्ड डिमांड। एंड व्हाट इज प्रोपोर्शनल डिमांड? अगर हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो अपना प्राइस चेंज कर लें, तब हमारी डिमांड कितनी रहेगी? तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, वैसे मैं ग्राफ चाहता था कि आप अवॉइड करें, बट मैंने यहाँ रख दिया ताकि कल को आपको अगर पढ़ना हो तो ग्राफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। ये परसीव्ड डिमांड कर्व स्मॉल dd से है, और बड़ा जो dd है वो प्रोपोर्शनल डिमांड है। तो ये जो है dd, ये परसीव्ड वाला है, और ये जो बिग वाला कैपिटल वाला है ये प्रोपोर्शनल है। जहां पर ये मैच होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, देखिए, व्हेन द परसीव्ड डिमांड कर्व एंड द प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, द प्राइस इज डिटरमाइंड। दिस यू शुड रिमेंबर। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फर्म आती है, फ्री एंट्री एग्जिट है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है, उसको देखकर और नए प्लेयर्स आते हैं, और नए प्लेयर्स आने की वजह से पुरानों का प्रॉफिट गिर जाता है, तो कुछ लोग फिर चले जाते हैं। सो दैट्स अ साइकिल दैट रिवॉल्व्स, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन फर्म अर्न ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट्स। इक्विलिब्रियम इज वेयर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये एलएमसी इक्वल्स टू एमआर आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हमारा ये हो गया। अब हम लास्ट पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो आप प्राइस डिटर्मिनेशन का शब्द समझिए। प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द सेलर्स इन द परफेक्ट कंपटीशन। इन द परफेक्ट कंपटीशन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। डिमांड एंड सप्लाई का फोर्सेस के माध्यम से प्राइस सेट होता है, वही यहां पर है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो नेगेटिव रिलेशन है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो सबको लगता है ये बेचने में बहुत मुनाफा, भाई साहब यही बेचो, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम वैसे शुरू में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स। या तो अलग अलग कस्टमर के कैटेगरी के आधार पर आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो, या अलग अलग ओकेजन के आधार पर आप प्राइस चार्ज करते हो कि ये प्रोडक्ट इस मौसम में इतने का मिलेगा, उस मौसम में इतने का मिलेगा। अलग अलग आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो प्रोफेसर एसी पीगू के द्वारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रीज बताई गई हैं। तो एमसीक्यू इस पर भी बन सकता है, हु प्रोपाउंडेड डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक है फर्स्ट डिग्री। इसमें क्या होता है,
कंज्यूमर की विलिंगनेस के आधार पर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हर यूनिट अलग कीमत पर बिकती है, जैसे ऑक्शन। सेकेंड डिग्री क्या होता है? ब्लॉक प्राइसिंग, मतलब 10 यूनिट इतने की, लेकिन 25 इतने की, 50 इतने की, तो प्राइस अलग अलग चार्ज कर रहे हैं हम फॉर अलग अलग ब्लॉक्स। देखो 10 रुपए पर एक यूनिट मिलेगी, लेकिन 25 में 3 मिल रही है 30 की जगह। व्हाट इज द थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन? अलग अलग मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी के आधार पर स्टूडेंट हमारा अलग कस्टमर है और जनरल टिकट अलग कस्टमर को, जैसे मैंने क्रिकेट मैच की बात करी आपको, सो स्टूडेंट का प्राइसिंग हमने अलग रखा और जनरल टिकट्स का हमने अलग रखा। नाउ वी हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशंस, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशंस इनमें से कौन कौन है या कौन कौन नहीं है। डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिस व्यक्ति के लिए डिमांड इलास्टिक होगी, यानी प्राइस बढ़ेगा तो वो नहीं ले, कम लेगा, प्राइस कम होगा तो वो ज्यादा ले लेगा, उसको ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, उसके लिए कम प्राइस रखना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि ये वाला प्राइस पर ये वाला जो ग्राहक है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी डिमांड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कम है, ये तो महंगे पे भी खरीदेगा कम पे भी खरीदेगा, तो वहां पर प्राइस कम मत करो। टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर मतलब डोमेस्टिक में प्राइस अलग रखा, एक्सपोर्ट में अलग रखा। ज्योग्राफिकल सेपरेशन मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट जहां ओरिजिन होता है उसके ओरिजिन एरिया में वो कम का बिकेगा और दूसरी जगह पर वो ज्यादा का बिकेगा, इट्स क्वाइट नेचुरल। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर अगर अनअवेयर है किसी बात को लेकर तो हम महंगा चार्ज कर सकते हैं, और कंज्यूमर अगर अवेयर नहीं है, मतलब कंज्यूमर अगर अवेयर है तो हम महंगा कैसे चार्ज कर लेंगे, उसको पता है कि उस जगह तो सस्ता मिलता है, वो वहां जाके खरीद लेगा। वेबलन इफेक्ट आप जानते होंगे, साइकोलॉजिकल होता है ये, कि अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करो तो ग्राहक को लगता है कि साहब बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान होगा, तो जब उसको लगता है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान होगा तो वो महंगा भी खरीदेगा, तो महंगा ही रखो भाई साहब। जब आपको पता है कि आपके ग्राहक वेबलन इफेक्ट वाले हैं तो फिर वेबलन इफेक्ट वाले को डिस्क्रिमिनेशन होने दो, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एमसीक्यू आप देख लीजिएगा दोस्तों। So here we have completed chapter market. All right दोस्तों, thank you so much. God bless you. Goodbye. Hi everyone, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मनी एंड बैंकिंग के बारे में पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। दिस इज द मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ योर CMA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। लेकिन इस मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में से मनी आपको याद दिला दूं कि हम कर चुके हैं। There was a live session, recent live session, the last live session of rapid revision this session, crash course जो अपन चला रहे थे, उसमें मनी हम कर चुके थे, only the banking was left. So we are now giving you the banking as well. ठीक है, आपने अभी जो वीडियो देखी उसमें आपने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 दोनों का पूरा अच्छा रिविजन किया। ये PDF आपके पास होंगे और नहीं होंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। मनी की जो क्लास थी वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा देते हैं ताकि आपको इजी रहे अगर किसी ने वो नहीं देखी तो। और जो बैंकिंग है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी बैंकिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है फॉर यू गाइस, क्योंकि ये आप रोज़ाना होता हुआ देखते हैं। थोड़ा मनी के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी में रोज़ाना आपको शायद देखने को नहीं मिलते। देखिए बैंकिंग के अंदर सबसे पहले आप बैंक की डेफिनेशन तो छोड़िए, बैंकिंग के साउंड बैंकिंग सिस्टम के एसेंशियल्स, यानी कि हमारे देश के बैंक अच्छा बिजनेस करें, हमारे देश के बैंक सॉल्वेंट रहें, हमारे देश के बैंकों को कोई कभी इकोनॉमिक इशू ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है? पहला, एडिक्वेट लिक्विडिटी। उनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि कस्टमर अगर डिमांड करने आए तो उनको पे करने के लिए हमारे पास पैसा हो, कस्टमर कॉन्फिडेंस हमारा बना रहे। उसके बाद एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं हमारे देश में, सिर्फ ऐसा ना हो कि मुंबई में नरीमन पॉइंट और दिल्ली के नेहरू प्लेस, कनॉट प्लेस में ही केवल हमारी ब्रांचेस खुलें। हमारा एक जो डेंसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों तक हम पहुंच पाएं। इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसीज का ऐसा मतलब है, इन्वेस्टमेंट और लोन पॉलिसीज का, कि जैसे जो पैसा डिपॉजिटर्स ने जमा किया बैंक में, उस पैसे को वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को वो कहाँ लोन के रूप में दे रहे हैं,
उनको पहला बैलेंस इस बात का रखना है कि कितना पैसा वो डिपॉजिट और लोन इन्वेस्ट करें, कितना वो अपने पास बचा के रख लें, और उनको इस बात का रिस्क असेसमेंट करना है कि वो जहां पैसा बैंक वाले लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से टाइमली रिटर्न सेफ आ पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर। जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें जितने लोग हैं उनके अंदर ये एक प्रकार से भरा हुआ होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल डिस्क्रेशन है उसके हिसाब से वो बैंकिंग चलाएं, ना कि रिजिड लॉ से। यानी बैंकिंग को मैनेज करते वक्त वो थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट का ध्यान रखें कि किस इंसान के साथ कितना क्या कहते हैं रूल वाइज चलना है और किस इंसान के लिए कितने रूल्स को बाईपास करना है। इसके बाद बैंक में दोस्तों आपका जो चैप्टर है कॉमर्शियल और सेंट्रल दोनों बैंक यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। पहले कॉमर्शियल बैंक आपको बता दूं जो बिजनेस करने के लिए बैंक खुले हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जितने भी आप ये बैंक देखते होंगे दे आर ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। दे आर एस्टैब्लिश्ड टू मेक प्रॉफिट्स। दे आर लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर। दे ऑफर अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, राइट। दे आर पार्ट ऑफ इकोनॉमी। व्हाट डू दे डू? डिपॉजिट्स वो लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के डिपॉजिट्स आपको पता होने चाहिए। वो लोन्स देते हैं, तो ये इतने प्रकार के लोन्स वो देते हैं। अब आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझना है कि एमसीक्यू के लिए आप इसको अच्छे से रीड्स करके जरूर जाइएगा। मैं विशेष रूप से आपसे इस चैप्टर की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैप्टर का हमने मनीज भले ही पढ़ लिया था, लेकिन हम बैंकिंग को एक एक शब्द अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि इनसे बहुत एमसीक्यू बन सकते हैं। भाई रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट के बारे में सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसमें पैसों की लिमिट नहीं होती, कौन सा अकाउंट किसके लिए ठीक है ना। तो लोन्स एंड एडवांस ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं कि जो बैंक्स हैं जब उधार देते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन होता है। एजेंसी फंक्शंस का मतलब है कि जिन लोगों के अकाउंट बैंक में हैं, बैंक उनके लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है, उनके चेक क्लियर करता है, उनके लिए शेयर सिक्योरिटीज खरीदता है, उनके ट्रस्टी का काम करता है, उनके लिए बिल्स पे करता है, उनके बिहाफ पर इंश्योरेंस करता है। ये सब काम बैंक करता है। एक और लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, लंबी लिस्ट है, ये रहा, देखो। एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाट आर द जनरल यूटिलिटी फंक्शन। मतलब वो क्या पूछेगा, इनमें से कौन जनरल यूटिलिटी फंक्शन है या इनमें से कौन जनरल यूटिलिटी फंक्शन नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे बैंक की तरफ से दिए जाने वाले ये जो फंक्शंस हैं वो जनरल यूटिलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन है, वो तो एज अ बैंक वो करता ही है। ये भी वो काम करता है जिनसे उसको सब्सिडरी इनकम मिलती है। बैंक आपको लॉकर्स देता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर की सर्विस देता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करेंगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। अगर आप कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो बैंक गारंटी देनी पड़ती है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पेमेंट सेफ रहे, आपकी ट्रैवलर्स चेक, फॉरेन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशंस, एटीएम, ये सब बैंक की सुविधाएं और ये जनरल चीजें हैं। मैं आपको एक बार, मैं चाहता था पहले कि मैं पीडीएफ दे दूं आपको इसका, लेकिन मैंने कहा मैं एक वॉक थ्रू आपको दे देता हूं इसका कि हमने आपके लिए क्या क्या तैयार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल बैंक्स मैंने आपको बताया कि वो पैसा कमाने के लिए हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक सिर्फ पैसा ही कमाएंगे और हमारे पैसे खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। When you are a commercial bank, you need to maintain trust of your customers. तो ग्राहक का भरोसा आप कब जीतेंगे? जब ग्राहक का पैसा सुरक्षित रहेगा और ग्राहक को कंफर्टेबली सर्विसेज मिलेंगी। अब आपको दोनों को बैलेंस करना है। बैंक को अपनी इनकम भी देखनी है और ग्राहक का कंफर्ट भी देखना है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री को अच्छा चलाने के लिए ये नियमों का पालन होना चाहिए। These are the principles to be followed by every commercial bank. Every commercial bank must follow these principles. अब आप ये प्रिंसिपल स्टडी मैट में पढ़िए। दोस्तों आप मेरा लाभ उठाइए, मैंने कई बार आपको कहा है। ये जो समरी हमने आपके लिए बनाई है इसका अध्ययन करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट हैज सेंट्रल बैंक। अब पता नहीं क्यों सेंट्रल बैंक के ऊपर पहले कॉमर्शियल बैंक दिया हुआ है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। आप सेंट्रल बैंक पे फोकस करिए। 5 ऑब्जेक्टिव्स यहां पर दिए गए हैं। 5 ऑब्जेक्टिव्स याद रखिए। 1935 में ये बनाया गया था। आरबीआई हमारे देश का एपेक्स बैंक है।
रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स है। 1949 में इसको नेशनलाइज्ड किया गया, मतलब सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अर्लियर इट वाज नॉट इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल, मतलब वो ब्रिटिशर्स के ज़माने का था। 1949 में भारत सरकार, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार थी, उसने अपने कंट्रोल में लिया और उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है, वो नोट इशू करती है, उस सरकार के बैंक के रूप में काम करती है, सरकार के पैसे अपने पास डिपॉजिट रखती है, सरकार के बिहाफ पर पेमेंट्स करता है। और आपको बता दूं, आरबीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में है, दिल्ली में केवल ब्रांच है। बैंकर्स बैंक मतलब बैंक अपने फंड्स की रिजर्व्स आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई से लोन लिया जा सकता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब दुनिया बैंकों से लोन ले रही है और बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब, अभी आपको टॉपिक दिखाई देगा, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इंटरेस्ट रेट को गवर्न करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है और मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर यह डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट रेट हाई होंगे या इंटरेस्ट रेट लो होंगे। तो एग्जामिनर, देखिए अगर आपका पेपर फाउंडेशन में सब्जेक्टिव होता ना, तो मैं समरी पढ़ाते वक्त और डिटेल में बोलता, लेकिन पता है एमसीक्यू का जो पेपर है पैटर्न, वो कीवर्ड्स का खेल है। आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट हाई और लो, इससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। कोई जरूरत थोड़ी है कि आप 10 पेज की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तभी काम होगा। फॉरेन एक्सचेंज, हिंदुस्तान का जो रिजर्व्स है वो आरबीआई रखता है। मुझे आपको दोस्तों एक लिस्ट, एक चीज दिखानी है बहुत बढ़िया, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने वीडियो में इस टॉपिक को ऐड कर लिया। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस तो आप देख लीजिएगा, मेरे को वो टेबल दिखानी है, मैं भी आपको, हाँ ये देखिए आप, आपके इंस्टीट्यूट की किताब में कई प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम और उनके पैराग्राफ्स दिए हैं। अगर उनसे क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या क्या बनेगा, पहला फुल फॉर्म पूछेगा, मैंने यहां पर लिख दी है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुए थे, वो यहां पर लिखा है। एग्जामिनर आपसे उसके बारे में कोई और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव मतलब वो कुछ पैराग्राफ देगा और बताएगा कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो समरी टेबल है दोस्तों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूं, हमारी टीम ने मेहनत करके जो ये समरी तैयार करी है, उसका लाभ उठाइए आप। ये देखिए आप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और हमने टुकड़ों में रखे हैं, पहले 5 रखे, फिर उन पर क्वेश्चन बनाए, फिर देखिए, फिर 5, 6 से 10 तक, फिर उस पर एमसीक्यू, फिर देखिए 11 से 16 तक होंगे, 15 तक, फिर एमसीक्यू, फिर 16 से 21 आएगा अभी, ये देखिए, फिर एमसीक्यू, और फिर 22, 23, 24 है ना। तो ये टेबल से आपको बहुत समरी मिलेगी एक जगह पर, ठीक है। चलो, बाकी क्रेडिट कंट्रोल के और क्रेडिट क्रिएशन के बारे में यहां पर बताया गया है। सबसे पहले आप समझिए दोनों शब्दों का मतलब। क्रेडिट क्रिएशन मतलब उधार देना, क्रेडिट क्रिएट हो गया। अब क्रेडिट कंट्रोल किसे कहेंगे आप, कि ये जो उधार दिया जा रहा है, ये जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, ये कितना अधिक देना है और कितना कम देना है, कब इसको बढ़ाना है और कब इसको कम करना है। क्रेडिट क्रिएट और क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट क्रिएट तो करते हैं कमर्शियल बैंक, कंफ्यूज मत होना, पेपर में गलत टिक मत करके आ जाना। तुम सीएमए फाउंडेशन में हो, तुम्हें इंटर तक पहुंचना है। क्रेडिट क्रिएशन करते हैं कॉमर्शियल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, ये देखो, 1000 रुपए किसी बंदे ने बैंक में डिपॉजिट करे, उसमें से 200 रुपए तो रिजर्व में रख लिए गए, 800 रुपए बैंक ने उधार बांट दिए। जिसको उधार दिया उनने 800 रुपए अपने बैंक में जमा करे, उसमें से 160 यानी 20% फिर रिजर्व में चला गया। 640 बैंक के पास है, वो बैंक ने आगे लोन दे दिया, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। चलिए ये सब देख लेना। क्रेडिट कंट्रोल
हाँ, क्रेडिट कंट्रोल के दो तरीके हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। इसके आगे आप ब्रैकेट देख रहे हैं, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। क्रेडिट को कंट्रोल करने का पहले तो मतलब समझो। रिजर्व बैंक चाहता है कि देश के अंदर जो उधार बांटे जा रहे हैं बैंकों के द्वारा वो ज्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, उसको कंट्रोल करता है। क्वांटिटेटिव जनरल इसलिए लिखा है कि जब क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है तो वो सभी बैंकों के लिए होता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव कंट्रोल होता है वो सभी के लिए नहीं होता, वो कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होता है। ये देखिए, क्वांटिटेटिव में कौन कौन कवर है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। क्वालिटेटिव में क्या क्या है? क्रेडिट राशनिंग, मतलब एक एलोकेशन कर देना, इस आइटम के लिए इतना लोन दो, इससे ज्यादा मत दो। मोरल सुवेशन का मतलब होता है एक मोरल प्रेशर डालना। आप देखिए, पढ़िएगा जरूर। मनी मार्केट, मनी मार्केट में आपको पहले मैं बताऊं, हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भी आपने एक दफा पढ़ा होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो है जहां पर अप टू 1 ईयर के फंड्स इस्तेमाल होते हैं। ये जो नाम है आपको अच्छे से याद करके जाना है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, या फिर वो क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है, फंक्शंस भी ठीक है। बस ये एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहता था। हाँ, स्ट्रक्चर देखो, मनी मार्केट को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ये आपके इंस्टीट्यूट की किताब की ही पिक्चर है। हमने एक टेबल बनाकर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंस समझाने की कोशिश करी है। मैं आपको वो टेबल दिखाता हूं। खुल जा भाई, मतलब देख लेना आप, ये टेबल है। ठीक है, इंडियन मनी मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है किन से मिलकर मनी मार्केट बना है। तो एक वो जो पैसा सप्लाई करेगा यानी उधार देगा, लेंडर्स। एक वो जिस तक पैसा पहुंचना है, जो पैसा मांग रहा है, बोरोवर। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि लेंडर में कौन कौन लोग कवर होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में जो देशी बैंकर होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जमींदार इलाके के लाला जी। अनऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन है? अरे बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, एलआईसी, यूटीआई, आरबीआई। बोरोवर कौन कौन है? एवरीबडी, एवरीबडी इज अ बोरोवर। भाई सरकार भी बोरो करती है, लोकल बॉडी भी बोरो करती है, व्यापारी भी बोरो करता है, जनरल पब्लिक भी बोरो करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सब बोरो कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट के अंदर। इस पर क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि मनी मार्केट के तुमने एक तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड करके दो टुकड़े पढ़ लिए, फिर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कौन कौन शामिल होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में, अब इनके मतलब पे हम नहीं जा सकते, इनके फैक्ट याद करके जाइए। जैसे यहां लिखा है कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, तो 1 डे को बोलते हैं कॉल और 2 से 14 दिन को बोलते हैं नोटिस। इस पर एमसीक्यू सॉल्व होगा आपका। देखिए दोस्तों, आप फाउंडेशन में हैं, आप इतने छोटे भी नहीं रहे, लेकिन अभी आप इतने बड़े भी नहीं हुए। आप मेरी बात मानिएगा, अपना दिमाग से मत सोचिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन करिए कि इस कॉल मार्केट को क्या कहते हैं, उसकी गहराई में जाकर पूरा रिसर्च करके अच्छे से पढ़ के, एमसीक्यू तो जरूरी नहीं ना सॉल्व हो, लेकिन अगर आप ये याद करके चले जाओ कि कॉल मतलब 1 डे और नोटिस मतलब 2 से 14 दिन, तो जरूर एमसीक्यू सॉल्व होगा आपका। तो पेपर में दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, ज्ञान नहीं। तो मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड वाले में कौन कौन कवर होता है? कॉल एंड नोटिस, कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सीपी, कॉमर्शियल पेपर, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट, कोलेटरल। और पता है इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ये सब आपको दोस्तों याद करके जाने। देखो जो काम की बातें थी वो हमने यहां पर लिख दी हैं सारी, देख रहे हो आप। 1990 में हुआ, 1989 में हुआ, ये सब बातें आपके काम की आ सकती हैं, ठीक है। ये तो हो गया था, सब मार्केट हो गया। अच्छा, 2 बार आ गया ये, ठीक है, क्लियर। इसके नीचे तो खाली एमसीक्यू है बस। चलो, ऑल राइट दोस्तों, तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाउ इट्स योर टर्न टू चैलेंज योर सेल्फ, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये वीडियो हमने बनाया था। मेरे वाले इस पीडीएफ के एमसीक्यू जरूर 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 करके जाइएगा, और मेरे वाले इस पीडीएफ की लाइनों को जरूर जरूर पढ़कर जाइएगा। एग्जाम हॉल में यकीनन आपको बेहद खुशी होगी, और फाउंडेशन का पेपर जिस वक्त आप दे रहे होंगे उसी वक्त आपको रिजल्ट के सपने आने लगेंगे, और आपको लगने लगेगा कि हाँ बस फाउंडेशन पूरा हुआ। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जय CMA, जय COC, थैंक यू सो मच।